का स्वागत है। नमस्कार। जी, आनंद सर, ओम बिरला जी का जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रदर्शन है, उसे लेकर तो काफ़ी सारे लोग क्षुब्ध रहते हैं, कई सारे मीम्स भी उनके बनते रहते हैं कि वो एक तरफ देखते हैं तो चेहरा कैसे होता है सत्ता पक्ष की तरफ, विपक्ष की तरफ देखते हैं तो चेहरा खिंच जाता है। लेकिन अब उनके खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। हम इस घटनाक्रम को कैसे देखें? क्या हम ये माने कि संसदीय लोकतंत्र में ये बहुत अच्छा विचार नहीं है कि विपक्ष बार-बार, जैसे पहले एक बार वो राज्यसभा में भी कोशिश कर चुका है, अब लोकसभा में कोशिश कर रहा है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए? या इसे हम राजनीतिक रूप से एक अनिवार्यता माने जिस तरह का प्रदर्शन इन लोगों का रह रहा है? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए डॉक्टर साहब 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं मेरी मुझसे बेहतर हिंदी आप दोनों लोगों की है, अभय जी की और आपकी भी। मेरे ख़्याल में चेहरा उनका जब वो विपक्ष की तरफ देखते हैं तो जो मेरे हिसाब से हिंदी होनी है वो विकृत हो जाता है। तो शायद वो जो मैं अगर उसको बोलूँगा तो चेहरा जब विपक्ष की तरफ देखते हैं विकृत हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पास की हिंदी जो मेरी समझ है वो ये होगी। बाकी इधर तो वो मुस्कुराते रहते हैं कि वो अभिभूत होके देखते हैं कि जैसे ईश्वर के यहाँ या कहीं आप इस तरह की बात करें। खैर मुख्य बात है कि ओम बिरला जी का आपने जो बेसिक प्रश्न उठाया है कि क्या ये विपक्ष का बार-बार आदत पड़ गई है कहने की करने की। देखिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि विपक्ष को क्या करना है। मैं ओम बिरला उस पे आऊँ उससे पहले लार्जर क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया जाए। लोकतंत्र का जहीं कहीं पे भी आप अगर उसका डेफिनिशन पढ़िए, संसदीय लोकतंत्र की बात करिए, तो मूल रूप से संसदीय लोकतंत्र में संसद और संवाद रखने की मूल जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष को अकोमोडेट करना होता है विपक्ष को। और इसका एक जो सबसे अच्छा उदाहरण था उसको बार-बार इसलिए याद दिलाना ज़रूरी होता है कि लोकतंत्र की जो मूलभूत जो उसका जो आत्मा है, उसको ध्यान में रखते हुए 1962 में जब भारत-चीन की लड़ाई हुई थी, तो अटल जी के कहने पे, जबकि इनके 3-4 ही सदस्य थे, 6 शायद थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनसंघ के, 4 या 6। उस समय अटल जी के इनिशिएटिव पे पंडित नेहरू ने संसद का सत्र प्रीपोन किया था। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। संसद का जो विंटर शीतकालीन सत्र होता है वो उन्होंने नवंबर से वो खींच के ले आए थे अक्टूबर में। और इनके कहने पे क्योंकि उनको लगा था कि नहीं इस लोकतंत्र में इस विपक्ष को एक स्पेस मिलना चाहिए और इस विपक्ष को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। तो मूल रूप से जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। जो आपने बात कही राज्यसभा की और लोकसभा की, जिस दिन राज्यसभा में ये प्रस्ताव गया था और आज लोकसभा में गया, उसमें ये कहीं दिक्कत नहीं थी कि ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने इसको कर दिया और प्रस्ताव पास हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में आप अपने विरोध को अपने उसको कैसे प्रदर्शित करें? आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपके ऊपर बहुत से वो लगे हैं। आज की तारीख में किताब के ऊपर भी अब पुलिस एफआईआर कर रही है, जो कि अजीब-सी चीज़ है। ऐसे में अगर आपको अपना अपना विरोध दर्ज करना है तो उसके रास्ते क्या रह जाते हैं? उसका रास्ता एक बड़ा रास्ता ये रह जाता है कि भई आप जिस तरह से दुनिया के सामने भी क्लियर हो रहा है कि आप जिस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। एक तो ये जो ओम बिरला जी के अगेंस्ट ये लाया गया है अविश्वास का प्रस्ताव, उसका मूल धारणा ये है कि कल ही की बात है, कल मतलब आज हम लोग बात कर रहे हैं इस बात को, तो कल ओम बिरला जी ने उनके चेंबर में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और किरण रिजिजू के साथ बिल्कुल ठीक से तय किया था कि कैसे राहुल गांधी बोलेंगे, मैं स्पेस दूंगा, वो उनको करेंगे और उसके बाद कार्रवाई आराम से चलेगी। अब चूंकि ओम बिरला जी कोई अपना वो नहीं है, उनके यहाँ जो भी वो रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर ओम बिरला जी एज स्पीकर इसको तय कर रहे हैं तो उन्होंने ये बताया होगा जो भी उनका रिमोट जिसके हाथ में भी रहता है, वो किसके हाथ में रहता है, वो रिमोट मलेशिया में मोदी जी के हाथ में रहता है कि अमित शाह के हाथ में रहता है, ये इसमें थोड़ा वो हो सकता है, आप कहिए उनके हाथ में, कोई कहे उनके हाथ में। लेकिन जब वहां पे सूचना दी गई तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको डांट पड़ी होगी कि ये तुमने क्या काम किया है। और राहुल गांधी को अगर तुमने बोलने दिया तो राहुल गांधी का बोलने का मतलब कि मोदी जी किस तरह के अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और मोदी जी कितने इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिससे राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल ओपन हो जाएगा। अभी उस पर मोहर नहीं लग पाई है, लोग समझ तो रहे हैं कि भाग रहे हैं लेकिन अभी उससे ओपन हो जाएगा। और इसलिए ओम बिरला जी खुद नहीं आके संजय राय को भेजते हैं और
संध्या राय जब आती हैं तो उस समय भी कोई भी अगर रिकॉर्डिंग देख ले तो संध्या राय जब इधर देखती हैं सत्ता पक्ष की तरफ तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि वहां पे नजरों में एक कम्युनिकेशन चल रहा है कि अब हल्ला मचाओ, ये करो वो करो, क्या करूं क्या नहीं करूं। और वो अ, मेरे हिसाब से ओम बिरला जी को आना चाहिए था। अगर उनको समय नहीं भी देना था तो ये काम उनको करना चाहिए था। तो ओम बिरला जी कल भी नहीं आए और आज भी नहीं आए। तो ऐसे में विपक्ष करे क्या? क्योंकि ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने बिना कुछ किए 8 लोगों का उन्होंने निष्कासित कर दिया। आज की तारीख में अगर विपक्ष ये कदम नहीं लेता, तो जो मेरी समझ है, ये कुछ लोगों को और निष्कासित करते, कुछ लोगों को और निष्कासित करते, आपस में एक-दूसरे से झगड़ा लगवाते। और मैं मेरी जो अपनी निजी राय है कि उसके जो आज इन्होंने किया है अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में पेश हुआ, मतलब जो सबमिट कर दिया गया है, उससे 2 चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर दल इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। दूसरी चीज़ ये भी क्लियर हो गई है कि जो टीएमसी है, वो एक लार्जर की जगह वो केवल अपने को वेस्ट बंगाल के इंटरेस्ट में, और ये ठीक भी, मैं उसको कोई गलत नहीं मान रहा हूँ कि उसके इंटरेस्ट में क्या है, वो उसको देख रही है। ये बिल्कुल टीएमसी को समझ में आ गया था कि अगर वो आज इंडिया गठ इस गठबंधन में कहीं विपक्ष के से अलग खड़ी हुई नजर आई तो उसको उसको ये हटाना मुश्किल हो जाएगा कि वो बीजेपी के का इसमें कहीं ना कहीं से परोक्ष रूप से साथ दे रही है। तो वहां से एक स्टेटमेंट आया और बड़ा बचकाना स्टेटमेंट है कि हम तो सैद्धांतिक रूप से इसके साथ हैं, लेकिन अगर ये इसमें ये किया गया होता और इसको 2 दिन की मोहलत दी गई होती और फलाना कागज दिया गया होता, लाल कागज की जगह पीला कागज दिया गया होता, इस तरह की बचकानी बातें आई। मैं इसलिए इसको कर दूं कि ये जो जो इंसिडेंट है, ये एक चीज और क्लियर कर रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ कौन लोग हैं, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन केवल विपक्ष नहीं है, एक लार्जर विचारधारा को भी वो धीरे 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 वो विकसित होता जा रहा है। आरएसएस की उस विचारधारा के अगेंस्ट राहुल गांधी जिस तरह से डट के खड़े और वो बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, वहां पे विपक्ष के बहुत सी पार्टीज को अपना पक्ष साफ करना होगा। और उसमें अगर मैं इसलिए याद दिला दूं, अगर आपको याद हो, जब पिछली बार ये पिछले से पिछले सत्र में जब यही इसी तरह की बात हुई थी, अडानी के नाम पे राहुल गांधी बिल्कुल अड़ गए थे कि अडानी पे डिस्कशन होना ही होना चाहिए। तब तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये 2 लोगों ने अपने को उससे अलग किया था और उससे अलग के कहा था नहीं नहीं इससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं और हमारे लिए ये जरूरी है, इस तरह की कुछ करके वो अडानी के मसले पे अलग हो गए थे। तो आज ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि एक जो लार्जर जब देश में इस तरह का माहौल होगा और वहां पे कहीं ना कहीं तो कौन किसके साथ खड़ा है। एक फर्क आ गया, मैं इसको कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, कि आज अगर आप राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हैं, कोई भी विपक्ष का दल हो, कोई भी, तो आपको अपने अपने वोट भी नहीं मिलेंगे। आज अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आती है तो उसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का ज्यादा है। कांग्रेस तो वहां वैसे भी उसकी कुल टोटल 2 एमएलए हैं, तो 2 एमएलए से कोई वो 200 एमएलए होने नहीं जा रही है। 2 एमएलए से, जिसको एक कहावत है मूस मुटेलने लोढ़ा बहलने, तो वो जो चूहा है वो लोढ़ा हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 2 का 10 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी एक चीज धीरे धीरे चल रही है कि राहुल गांधी विपक्ष की सबसे सशक्त आवाज, और वो ऐसी आवाज जिसको अब आप घूम फिर के नहीं कह सकते कि मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं। अंतिम बात मैं एक और चीज कह दूं, नहीं वो चलिए उसको नेक्स्ट राउंड में करेंगे क्योंकि कुछ चीजें और हो रही हैं जो साफ सामने दिख रही हैं। मेरे हिसाब से ओम बिरला जी अब घिर गए हैं। ओम बिरला जी को या तो जैसे बात चल रही है कि शायद उनको राहुल गांधी को अगर एक सेफ पैसेज ये भी हो रहा है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, इस पे विपक्ष तैयार है, उनको पूरी तरह से बोलने दिया जाए, वो करेंगे। लेकिन अभी तक पास्ट हिस्ट्री बीजेपी की देखते हुए बीजेपी ये कहीं नहीं दिखाई देना चाहती है कि वो उसने कहीं घुटने टेके हैं। 700 किसान भी मर गए थे, उसने नहीं दिखाया था घुटने टेके हैं। जब तक उसको चुनावी नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है तब तक मेरे हिसाब से बीजेपी इस समय कोई कंसेशन विपक्ष को नहीं देगी। कमल जी। जी। शाम में मैं एक खबर देख रहा था कि अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के साथ है पूरी तरीके से। अबे सर, जो नरवाने साहब की किताब है उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ और आज के दिन तक जो पूरी तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम लोकसभा में सामने आया है,
क्या उसमें हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस पूरे मामले को हैंडल करने में बिल्कुल ही नकारा साबित हुई? जिस राजनीतिक कुशलता के लिए वो जाने जाते हैं, वो राजनीतिक कुशलता यहाँ नहीं दिखी, क्योंकि किताब की चर्चा खूब हो गई, उसकी बातों की चर्चा हो गई और अंत में संसद भी नहीं चल रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक कुशलता तो उनकी पिछले मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ महीने से ही उसकी पोल खुली हुई है। और ऐसा लगता है कि वो कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके पीछे उसके उसका क्या फलितार्थ होंगे, उसका बहुत अच्छा आकलन नहीं कर पाते। चाहे वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वाला मामला हो चाहे जनरल नरवणे की किताब वाला मामला हो, चाहे मैं मानता हूँ चाहे ट्रम्प के साथ जो एक व्यापार समझौता उनका होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, उसका मामला हो, इन तीनों मसलों के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार जैसा कि समझा जाता था कि बड़े नियोजित तरीके से चलती है और आगे-पीछे सब देख-दाख के बढ़िया तरीके से चलती है। वो ऐसा होते हुए नहीं दिखाई पड़ा। अब आप ओम बिड़ला वाले प्रश्न को देखिए, जिसके ऊपर अभी आनंद जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की। पहली नज़र में साफ लगता है कि ये मामला वही है, इसको अंग्रेजी में हम लोग आफ्टर थॉट कहते हैं। आफ्टर थॉट का मोटे तौर पे मतलब ये हुआ कि जब घटना हो गई है, तब हम अपनी कल्पना शक्ति से सोच-विचार के उस घटना की एक व्याख्या तैयार करते हैं कि घटना इसलिए हुई। घटना हो गई, नरेंद्र मोदी ने पता नहीं किन कारणों से, नरेंद्र मोदी ही ज़्यादा बताएँगे, उन्होंने और या तो उन्हें लगा होगा कि अगर वो इस मसले के ऊपर वहाँ पर आकर बोलते हैं, तो उन्हें कई बातों का जवाब देना पड़ सकता है। तो नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं आए बोलने में। ये 22-23 साल के पिछले इतिहास में, लोग 22 साल कह रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद और भी पुराना होगा। ये पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य नहीं दिया। अच्छा, अब वो नहीं आए वहाँ बोलने के लिए, उनको मलेशिया भी जाना था, तो ज़ाहिर था उन्हें पता था कि इस बार नहीं, अभी बोलने नहीं आएँगे तो फिर वो इस बारे में बोलने नहीं जा पाएँगे और वही वही हुआ भी। अब आप देखिए इसके बाद में फिर तरह-तरह के तर्क गढ़े जाना शुरू हुए। ओम बिरला की सेवाएँ ली गईं। उन्होंने कहा कि भई उनके साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता था। अब धीरे-धीरे करके उस बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है, सोच-सोच के एक-एक चीज़ और जोड़ी जा रही है। फिर ये जोड़ा जा रहा है कि उनको महिला सांसद वहाँ खड़ी हुई थीं, उनको दाँतों से काट सकती थीं, चूड़ियों से उनके ऊपर वार कर सकती थीं। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो इस बात पे हँस रहे हैं टीवी के ऊपर। वो कह रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महिला सांसद कांग्रेस की प्रधानमंत्री के साथ ये सलूक करेंगी? दूसरे, हम सब लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसकी हैसियत क्या होती है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद का कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन का मतलब हुआ उसका सर्वोच्च रक्षक होता है, उसका रखवाला होता है संसद का, और उसी की चलती है वहां पर। वही उसका प्रधानमंत्री है, वही उसका राष्ट्रपति है। और अगर जैसा कि वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी मिली, आप देखिए ना वो किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओम बिरला कह रहे हैं कि हमें जानकारी मिली। इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई मन में उनके कोई बात नहीं आई, बल्कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा-ऐसा होने वाला है। किसी ने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा हो सकता है या होने वाला है। तो ऐसे, और उन्हें साफ दिखाई पड़ रहा था, दिखाई पड़ना चाहिए था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कांग्रेस की महिला सांसद जो हैं, एक बैनर लेके खड़ी हुई हैं और उन्हें ये पता लग रहा था देखकर कि ये प्रधानमंत्री आएँगे तो उनके ऊपर हमला कर सकती हैं, या उनके साथ कोई अशिष्टता कर सकती हैं, अभद्रता कर सकती हैं, उनको काट सकती हैं, उनको इस तरह मार सकती हैं ताकि उनकी चूड़ियाँ चुभ जाएँ। यही तो बाद में इस बात को यहाँ तक ले जाया गया, गिरिराज सिंह ने भी कहा और फिर बाद में सब और भी लोगों ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री की हत्या की जा सकती थी वहाँ पर। इस प्रकार की बात की गई। जब यहाँ तक बात थी, तो उनके पास तो मार्शल हैं। उन्हें चाहिए था कि उन मार्शलों से उन महिला सांसदों को वहां से हटवा देते। भाई, जब आपको पता है कि एक अपराध हो सकता है, एक आपराधिक कार्रवाई की जाने वाली है, आपको जानकारी मिली है, आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, आपको जानकारी प्राप्त हुई है। जब आपको जानकारी प्राप्त हुई है और आप सर्वोच्च अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं, उस जगह की कानून और व्यवस्था कायम करने वाली पुलिस आपके हाथ में है, वो आपके आदेश पे चलती है, वो आपके आदेश पे जिस सांसद को चाहे उसको उठा के सदन से बाहर फेंक सकती है। आपको तुरंत उन महिला सांसदों को वहां से हटवा देना चाहिए था।
और प्रधानमंत्री के वहां पर आने का रास्ता साफ करना चाहिए था। आपकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित करते। अच्छा, अब संसदीय कार्य मंत्री ने वहां पर एक वीडियो क्लिप भी जारी कर दिया। वीडियो क्लिप में वो सब सांसद खड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उन सांसदों को चिन्हित कर दिया जिनके बारे में जानकारी मिली थी कि वो ऐसा कृत्य करने जा रही हैं। अब तो आपको पता है कौन जिम्मेदार था उसका। अब तो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, कोई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कुछ तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। धीरे-धीरे करके ये लोग अपने तर्क में एक-एक लेयर, एक-एक परत जो है वो जोड़ते जा रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन बाद ये कहने लगे कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी कहने लगे। लेकिन ये चाहते हैं किसी तरीके से प्रधानमंत्री को पतली गली से मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को पहले से ही अंदेशा था कि जब हम भाषण देने के लिए आएंगे तो जनरल नरवणे का मामला भी उठेगा और एप्स्टीन का मामला भी उठेगा। ये चीज इनको पता थी और प्रधानमंत्री न जनरल नरवणे के मामले में किसी बहस में फंसना चाहते हैं और ना एप्स्टीन के मामले में किसी बहस में फंसना चाहते हैं। ये एक तरह से तो उन्होंने एक रणनीतिक ये निर्णय लिया कि हम जाएंगे ही नहीं लोकसभा में। अब तो वो नहीं जाएंगे, इसका क्या तर्क होगा? उस तर्क के लिए ये ठीकरा जो है उन महिला सांसदों के दरवाजे पर फोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे मामले में कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत किस्म का आरोप है। ऐसा आरोप है, इसको सुन के किसी को भी हंसी आएगी और इन्होंने कोई कार्रवाई न करके उसको कानूनी रूप न देकर इस बात को और साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल इसका कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, ये सब लोग जो कर रहे हैं, बीजेपी वालों को लगता है कि इनका कोई जनता पे इन चीजों का असर नहीं होगा। मेरा मानना है कि वक्त इनका खराब चल रहा है, हवा इनके खिलाफ चल रही है। आप साधारण से साधारण लोगों से पूछें और खासतौर से ऊंची जातियों में तो इतनी नाराजगी है, मैं आपको क्या बताऊं। आपको टैक्सी ड्राइवर कहीं कोई क्या मिल जाए, कल भी मुझे यही तजुर्बा हुआ। जो टैक्सी ड्राइवर मुझे रेलवे स्टेशन से घर ले जा रहा था, वो अपनी टैक्सी में संजय सिंह का एक भाषण बजा रहा था बहुत जोर जोर से, इसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वाली जो इक्विटी नियमावली थी उसके बारे में। मैंने उनसे कहा भाई इतनी जोर से भाषण मत बजाओ, कम कर दो इसमें, हम लोग थके हुए थे, 7 घंटे की सफर करके आए थे, इसको कम कर दो। तो वो कम तो उसने कर दिया, लेकिन उस सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था, उसका गुस्सा फूट पड़ा और बहुत नाराज था। और वो योगी आदित्यनाथ का समर्थक था। उसने कहा नरेंद्र मोदी को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी भी बैठा देना चाहिए। उसने पूरा अपना उसका जो पूरा विश्लेषण था, वो उसने पूरा विश्लेषण पेश किया। उसका कहना ये था कि इन लोगों की हालत वो होगी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की हुई। और इससे आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, ये लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। अगर वहां पे एक ओबीसी होगा, वो राजपूत जाति का था, अगर कोई ओबीसी होता तो वो कुछ किसी और तरीके से इनकी सरकार का विरोध करता। जब हिंदू समाज के सभी हिस्से, ऊंची जातियां, ओबीसी और दलित इस सरकार को शक की निगाह से देख रहे हैं, इस सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए खराब वक्त चल रहा है। और ये इस खराब वक्त में जो भी ये काम करते हैं, वो काम भी गड़बड़ा जाता है। आनंद सर, 2 तरह की टिप्पणियां मैंने सोशल मीडिया पर देखी, भाजपा समर्थक पत्रकारों के, विचारकों के और कुछ जो उनके ट्रोल्स होते हैं उनके भी। एक तो ये कहा गया, जो थोड़े अपने आप को विचारक समझते हैं, कि राहुल गांधी ने राजनीति को 2020 मैच में तब्दील कर दिया है। हर बार जब वो आते हैं तो एक मुद्दा लेकर आते हैं और उसको लेकर समझते हैं कि सब कुछ वो तहस-नहस कर देंगे। दूसरी चीज ये बार-बार आती है, जैसे मैं अपने फेसबुक पेज पे भी देखता हूँ कि मैंने किसको सब्सक्राइब नहीं किया है, पर शायद प्रचार के माध्यम से, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बारे में जिन किताबों का जिक्र निशिकांत दुबे ने किया, उसको लेकर तमाम तरीके की निचले स्तर की बातें करते हुए पोस्ट आते हैं। तो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी एक किताब की बात करने चाह रहे थे, अब देखो उनके खानदान के बारे में हमने सच उजागर कर दिया। तो इन दोनों पहलुओं के संदर्भ में क्या आपको ये लगता है कि ये जो राहुल गांधी की पूरी राजनीति है, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं और उन्हें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है? नहीं, मेरे हिसाब से राहुल गांधी को और ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इस देश के लोगों को, इस देश के विपक्ष को और ज्यादा करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अभी तक जो भी मुद्दे उठाए हैं, उस मुद्दे पे कम से कम मैं जितना समझता हूं, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं जिसको मैं बोलूं फालतू मुद्दा है। मुद्दे हर बार चेंज होते जा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जरा इन जनरल नरवाड़े की बात कर लें। जनरल नरवाड़े मेरे हिसाब से ओम बिरला से भी ज्यादा और बहुत से, मतलब मैं इसको शायद
अगर मुझसे कोई कहे कि इनकी सबसे बड़ी जो मोदी जी ने अभी तक सबसे बड़ी विफलताओं को गिनी है, तो मैं शायद नोटबंदी से ज़्यादा ये जनरल नरवाणे ने जो बात कही है कि जो उचित समझो वो करो, ये मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और ये प्रूव किया है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो इस देश का नेतृत्व कर सके, इस देश को सुरक्षा प्रदान कर सके। देखिए, जनरल जनरल नरवाणे की किताब कोई मामूली किताब नहीं, उसकी 1-2 चीज़ें समझ लीजिए। अगर इसके बस में होता तो अब तक वो किताब बैन कर दी गई होती, बैन कर दी गई होती। और उस किताब में जनरल नरवाणे को इन लोगों ने बहुत ट्रोल, ये डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो ट्रोल आर्मी जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो तो गाली दे ही रही है जनरल नरवाणे को। हमारे और आपके कुछ पत्रकार भी साथी हैं जो उसमें समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये जनरल नरवाणे की किताब का एक ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जो लिखा, इस किताब को एंडोर्स किया है जनरल वीपी मलिक ने, जो करगिल युद्ध के थे। और इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है जनरल वीके सिंह ने, जो इन्हीं के में मंत्री थे और अब मिजोरम के राज्यपाल हैं। करो। और उन्होंने जब लिखा है तो उन्होंने एंडोर्स किया है कि बहुत ही बेहतरीन किताब। और ये तो आपकी औकात नहीं है, हिम्मत तो छोड़ दी, आपकी औकात नहीं है कि आप इस किताब पे एक उंगली भी उठा पाए। अगर भाई ये किताब ऐसी है, जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए हैं, बचकाने हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो बंद बोलो ना, और नरवाणे जी को लॉ कोर्ट मार्शल करो और कहो कि आपने, हाउ डेयर यू, क्योंकि जिस दिन उनका कोर्ट मार्शल होगा उसी दिन जनरल वीके सिंह का भी कोर्ट मार्शल होगा। फॉरवर्ड उनका लिखा हुआ है। उसी दिन जनरल वीपी मलिक का भी कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें बहुत से लोगों का एंडोर्समेंट है, शशि थरूर, सी राजा मोहन, नितिन गोखले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन 2 जनरल्स की बात कर रहा हूं जिसको भारत का एक आम, हमारे आप जैसे आम लोग आज भी अगर इस देश में एक किसी प्रोफेशन के बारे में ये मानते हैं कि यहाँ ईमानदारी है, यहाँ बेईमानी नहीं है, यहाँ पे चोर नहीं है, यहाँ बेईमान नहीं है, यहाँ घूसखोर नहीं है, यहाँ वो नहीं है, उसको हम लोग भारत की सेना को मानते हैं। वो हम उनको, हमें उनके ऊपर विश्वास भी है और हमें उस अपनी सेना पे फक्र भी है। तो मेरा जो अपना मानना है कि आज पिछले 15, 20, 25 साल में जो सबसे बड़ा अगर कुछ इस देश के साथ कुछ हुआ है, ये 62 वॉर में जो चीन ने हमसे ले ली थी जगह, उससे ज्यादा हुआ है, क्योंकि नेतृत्व कॉम्प्रोमाइज्ड है। नेतृत्व कह रहा है कि कुछ नहीं। और उसमें जनरल नरवाणे की किताब में राहुल गांधी ने तो केवल एक पक्ष को उठाया है, क्योंकि उनको बेसिकली मोदी जी के उसको उजागर करना है कि मोदी जी, उस किताब को अगर आप पढ़ जाइए, उस किताब में एक एक जगह आपको आएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान के ये जो सो कॉल्ड 56 इंच वाले और राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, ये किस तरह से कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। ये आपको एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे, आपको लगेगा किस तरह से गलवान में क्या हुआ, किस तरह से। मैं एक इंसिडेंट इसलिए बता दूं कि वो दर्शकों को जानना जरूरी है। जब भारत और चीन के बीच, ये आज से नहीं है, ये सालों साल से है कि जब कुछ ऐसा टेंशन होता है तो दोनों लोगों की फ्लैग मीटिंग होती है, कोर कमांडर लेवल की, मतलब जो उस कमांड की जो नंबर 2 होते हैं, जो कोर को हेड कर रहे होते हैं, जो जहां पे वो उस कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होती है और लोग आपस में भाई, और उस मीटिंग में क्या होता है, जनरली उस मीटिंग में यही होता है कि भाई ये आपकी तरफ से आए थे, आपने इसको नहीं माना, हमने इसको नहीं माना, ये सब चीजें बातें होती हैं। यहां पे एक ऐसे मतवाले लोग हैं जहां पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब लिखा है उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूं, एमईए कहता है कि नहीं नहीं, इसके कोई मिनट्स नहीं बनेंगे, जब तक मेरा आदमी नहीं रहेगा तब तक इसके मिनट्स नहीं बनेंगे। 9 कोर कमांडर की मीटिंग होती है बिना मिनट्स की, क्यों? कोई मतलब है? आप हिंदुस्तान और चीन के कोर कमांडर मिल रहे हैं बिना मिनट्स ऑफ द मीटिंग के, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जब उसके बाद शुरू होती है, जब एमईए का एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें हो जाता है, तो ये निकम्मापन किसका है? हु इज एट फॉल्ट? आपने 9 मीटिंग क्यों की? ये सब प्रश्न है, और इसका मतलब ये बहुत ही निकम्मा नेतृत्व है भाई। आप, दूसरी बात मैं इसको इसलिए कह लूं कि आज आपके सामने ना मोदी जी की हिम्मत है सामने आने की, वो भाग गए, ना अमित शाह की हिम्मत है और ना राजनाथ सिंह की हिम्मत है। राजनाथ सिंह उस समय जिस तरह से फंसे हुए वो लग रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं, वो भी वहां से भाग जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि शायद इनको फिर से वापस स्मृति ईरानी, कपिल मिश्रा, इस तरह के लोगों को शायद नॉमिनेट करके या कुछ करके लाना होगा कि भैया तुम ही लोग संभालो, क्योंकि गाली गलौज अब वहां क्राइटेरिया हो गया। मैं दूसरी बात कर लूं, इस देश में एप्स्टीन फाइल आज हमारे यहां मुद्दा नहीं बन पा रहा है। ये मैं कहूंगा सामूहिक हमारे देश की जो हम लोगों की मानसिकता है, ये उसकी विफलता है।
हरदम देखिए, ये बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका में, अमेरिकन के यहाँ बहुत सी समस्याएँ हैं। उनके यहाँ किसी किसी का शादी करना, उसको छोड़ देना, उनका उनसे अफ़ेयर होना, ये बहुत साधारण चीज़ है। लेकिन अमेरिका जब अपने प्रेसिडेंट को चुनता है, तो वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी चाहता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कैरेक्टर वो चाहता है। ये ट्रम्प आ गए हैं, ये सारा कुछ उसका अमेरिका की सब ऐसी-तैसी कर दी है। एप्स्टीन फाइल में भारत बिल्कुल चुप्पी साध लिया है। हरदीप पुरी क्यों नहीं कहते हैं कि ये मेरा मेल नहीं है, मैंने वीसा नहीं दिलवाया था। आप वहां एप्स्टीन की पैरवी पे वीसा और दिलवा रहे हैं। आप क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से आके, हरदीप पुरी मंत्री हैं, उनको ये क्यों नहीं? भारत में ये आप लग्जरी ले सकते हैं। यू कैन हैव द लग्जरी ऑफ नॉट। तो मेरे हिसाब से नरवाणे और एप्स्टीन ये दो ऐसी चीजें हैं जो जो इन लोग आपस में बात ही करने की स्थिति में ही नहीं है। अब इनको ये लगता है कि शायद लोगों की मेमोरी कम है, लोग भूल जाएंगे। दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। मोदी जी का जो हर बार, अगर आपको याद करें, अब तो चुनाव 10 दिन या 15 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मोदी जी चुनाव ही उसमें अब नहीं हो गए। मोदी जी फंस चुके। मोदी जी अभी अभी तक तो चुनाव में मोदी जी बिल्कुल उछल कूद कर रहे होते, कहां अभी अगर आपको पिछली बार याद हो तो अब तक रविन्द्रनाथ टैगोर की दाढ़ी अब तक यहां तक आ गई थी। तो अब वो दाढ़ी आड़ी सब वो भूल गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि देशवासियों को ये बता दें। मुझे इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कोई ये कहना कि उसकी जगह कांग्रेस आ जाएगी या सपा आ जाएगी तो बहुत अच्छे होंगे, मैं उसको नहीं कह रहा। लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है वो निकम्मा भी है, वो अक्षम भी है, और वो देश का उसके हाथ में सुरक्षित नहीं है। ये भी हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस बात को हम लोगों तक पहुंचाएं कि क्यों नहीं है, उसके कारण बताएं। डॉक्टर कमाल जी। अभय सर, ये जो ट्रेड डील हुआ है अमेरिका के साथ, उसको लेकर कई तरह की शंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि बहुत साफ तौर पर अभी भी बहुत सारी बातें नहीं आई हैं, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले भी ये कहा था, और जब ये ट्रेड डील हो गया तब भी उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ खास तरह का दबाव है जो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर डाला है। ट्रेड डील में जो भी प्रावधान सामने आए हैं, उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि भारत ने एक अन्यायपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया जिसमें उसका हित ज्यादा सुरक्षित नहीं है, या फिर ये कुछ आलोचनाओं का ही नतीजा है जो लोग करते रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब तो सारे तथ्य हम लोगों के सामने धीरे-धीरे आते जा रहे हैं। 6 तारीख को दोनों देशों के बीच में एक दृष्टिकोण पत्र पर, यानी एक परिप्रेक्ष्य, एक जॉइंट परिप्रेक्ष्य के जॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर दस्तखत हुए। उसमें कुछ चीजें साफ नहीं थी, उसके आधार पर तरह-तरह की बातें की गईं। लेकिन आज, मेरे ख्याल से आज ही, व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है, और उस फैक्ट शीट में बहुत सी बातें बिल्कुल साफ तौर पे लिखी हुई हैं। उस फैक्ट शीट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भारत के ऊपर जो 18% टैरिफ लगाया जाना है, वो अभी लगाया नहीं गया है। अभी वो 25% वो हटा लिया गया है। लेकिन वो 18% अब 25% अभी लगा हुआ है। वो 18% तब होगा 25% से जबकि ये ट्रेड डील पूरी तरह हो जाएगी। पहली बात, जो प्रचार किया जा रहा है कि 18% हो गया, 18% हो गया, ये गलत है। दूसरी बात, अमेरिका का रूस से तेल खरीदने पर वीटो है, और उस वीटो को हिंदुस्तान ने मान लिया है। ये उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते, कोई भी जलेबी नहीं इस चीज के आसपास आप बना सकते हैं। तीसरी बात, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका के लिए खोल दिया है। ये भी उससे बिल्कुल साफ हो गया है, और वो क्रमशः खुलता चला जाएगा, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी है जिसमें जैसे ही जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से फसलों का जो बचा हुआ है, वो निकाल के भारत में भेजा जाएगा, जो पशु चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, वैसे ही भारत को अपना कानून बदलना पड़ेगा, और उसी के तहत पूरी की पूरी कृषि नीति में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना पड़ेगा। तमाम किसान संगठन ये कह रहे हैं। आज ही मैंने एक किसान संगठन का पूरा विश्लेषण पढ़ा है। वो साफ तौर पे कहता है कि अब नंबर दालों का भी नंबर आ गया है, और कई तरह से मंडियों में भाव बढ़ जाएंगे, किसानों को घाटा बुरी पैमाने पर शुरू हो जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन इस डील के खिलाफ अपने होने का इंतजार कर रहा है। कब होगा, कैसे होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये असंभव है तकरीबन कि एक बड़ा किसान आंदोलन इस सरकार के खिलाफ इस डील के मसले को लेकर ना हो, क्योंकि किसानों के ऊपर मार तुरंत पड़ेगी। बाकी जो उसके प्रभाव होंगे वो धीरे धीरे करके सामने आएंगे, और हो सकता है कि लोगों को तुरंत उनका दुष्प्रभाव महसूस ना हो, लेकिन किसानों पर उसकी मार तुरंत पड़ेगी। ये डील तो भारत के
भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। आप सोचिए वो दिन भी बहुत बुरा था जब ट्रम्प ने कहा था हम आपको 25% टैरिफ का दंड देते हैं आपको। वो भी भारत पेनाल्टी। हाँ, दंड देते हैं। वो भी भारत की संप्रभुता के ऊपर एक हमला था। आज वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कह रहे हैं कि अगर आपने रूस से तेल लेना शुरू किया तो हम वो 25% फिर लगा देंगे आपके ऊपर। ये उससे भी बड़ा अपमान है। अब इसमें आलोचना से परहेज करने का मामला क्या है? कोई मामला नहीं। बिल्कुल। आनंद सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे। आपने एप्स्टीन फाइल का ज़िक्र किया था, तो मैं तो ये खबरों में देख रहा हूँ कि रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं जो भारत से संबंधित है। अनिल अंबानी के बारे में कुछ खबरें आई। आज मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के एक सहयोगी के बारे में खबरें आई, जो पूर्व सहयोगी रहे होंगे शायद। तो क्या ये माने कि एप्स्टीन का फाइल, जैसा आपने कहा कि भारत के संदर्भ में बिल्कुल प्रभावहीन साबित होगा, या भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़े? अब डॉक्टर कमल, इसमें बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि जैसा आपने एक चीज और कही इससे पहले वाले उसमें आपने कहा था, मैं उसका जवाब नहीं दिया था, मतलब नहीं दे पाया था। आपने कहा था कि देखिए वो वहां से निशिकांत दुबे ले आते हैं, 6 किताबें ले आते हैं और ट्रोल कहते हैं कि इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरे घर में जनरली जो जो घर के बच्चे हैं जिनका बहुत इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, मोटे तौर पे, मतलब एक भारत में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उनका कोई ये उसकी निटी ग्रिटी में नहीं है। उनको उन सबको लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़े अच्छे नेता हैं और बड़े मौज मस्ती वाले हैं और देश को बड़ा अच्छा। जो वो 6 किताबें लाए उसमें नेहरू का तो जो कर पाते उसमें सबसे ज्यादा पोल पट्टी खुल गई है अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि ये कहीं नहीं होता था कि राजकुमारी अमृत कौर का जो उनके इलीगल संबंध थे, उन ये कहीं आज तक ये नहीं पता था। मेरे लड़के ने पूछा क्या ये अटल जी की, अरे इनकी शादी नहीं हुई थी? क्योंकि मैं इसलिए कहूंगा कि आप अब ये सारी भी बातें भी तो आ रही हैं। बलराज मधोक की वो किताब जिसको लोग भूल चुके थे, वो बातें भी उठ रही हैं। तो ये इन्होंने मेरे हिसाब से तो आत्मघाती कदम है। इन्होंने नीचे जो भी कहीं कुल्हाड़ी रखी थी कि तलवार रखी थी, उस पर अपना पैर खुद ही डाल दिया। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, अबे भाई यहाँ मैं जब बड़ा हो रहा था, मैं अपनी बात मतलब कह सकता हूँ, मैं 12th तक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, मैं कोई डायरेक्ट पत्रकारिता, मैं पहले नौकरी में गया। हम ये मानते थे वीर सावरकर, भारत में जैसे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र, वीर सावरकर। पता लगा रही है तो बड़ा अजीब आदमी है, तो माफी मांग मांग के जब इन्होंने वीर सावरकर किया और इनकी पोल पट्टी खुली, तो पता लगा अरे बाप रे बाप, ये वीर सावरकर नहीं, माफी वीर है भाई। तो ये जो जो भाजपा को लगता है कि मैं ऐसे करके उनको दबा दूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी की पोल पट्टी खुल गई है कि चारित्रिक रूप से एक बहुत ही दुर्बल चरित्र के व्यक्ति, जिन्होंने बिना शादी किए एक महिला जो जिसका पति भी साथ रहता था, सोचिए कितनी गंदी बात ये सब लोग करते थे, वो सब काम और वो सब सार्वजनिक उसमें आ गया है। तो अब हो सकता है कि बीजेपी के लोग खुश हों कि नेहरू को ये कह दिया, उनको कह दिया, लेकिन जब आप नेहरू को कुछ कहे हैं तो उसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी का वो अध्याय जो कोई भी नहीं चाहता होगा उसमें खुले, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन वो भी अब खुल गया है और सबके सामने ये हो रहा है कि बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय कैसे क्या हुआ, कैसे वो मृत्यु हुई, ये बहुत सी चीजें अब विमर्श में आ रही हैं। डॉक्टर कमल, अब सर एक आपकी भी टिप्पणी लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी पर अभिषेक चौधरी की किताब आई है, तो उसको पढ़ा, तो उसमें सारी चीज़ों का ज़िक्र है। और शायद जब कौल साहिबा जो थी जिनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो सोनिया गांधी भी गई थी। तो पहले इस तरह के निजी मामलों का लोग सम्मान करते थे भारतीय राजनीति में, और उसका इस तरीके से छीछा-लेदर नहीं किया जाता था। तो ये हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक गंदी राजनीति भी है, जिसको उन्होंने एकदम सामान्य-सा बना दी कि किसी के बारे में कुछ भी बोलो। देखिए, ये तो वो हमेशा से कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे अरसे से बहुत ज़्यादा नैतिक और पवित्रतावादी बनते हैं। लंबे अरसे से जवाहरलाल नेहरू पहले तो महात्मा गांधी के खिलाफ भी बोलते थे। अब महात्मा गांधी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। अब जवाहरलाल नेहरू परिवार की लगातार तरह-तरह की छीछा-लेदर करते रहते हैं। इंदिरा गांधी की छीछा-लेदर करते रहते हैं। जनसंघ के ज़माने में इंदिरा गांधी के खिलाफ गंदे-गंदे नारे ये लोग गढ़ के लगाते थे। और तो उन्होंने जो जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से बिल्कुल पूरा खुला खेल फरक्कावादी हो गया है और सत्ता का लाभ भी इनको प्राप्त हो रहा है। तो ये सबका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। अब दिक्कत की बात ये है, खुद इनके नेता इतनी बुरी स्थिति में फँसे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पति द्वारा लिखा गया पत्र जो कि अडवाणी को लिखा गया था, वो इस वक़्त
पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं उस न नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ। इसलिए अब ये चूँकि खुद भी फँसे हुए दिख रहे हैं, इसलिए दुम दबा के भाग रहे हैं इधर-उधर। तो ये इनकी ऐसी स्थिति है। इन चीज़ों से किसी का कोई लाभ नहीं होता है, ना इन चीज़ों से वोट प्राप्त होते हैं। ये आपके अंदर की सड़ाँध है, जो कि निकल रही है। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और आनंद जी और अभय जी से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में। आज की चर्चा के लिए आप दोनों लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए।